हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नावल अनाड़ी की एक और नई एपिसोड शुरू करने वाले हैं। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन का दोबारा हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई ऑडियो आपकी समाअतों तक पहुँच सके। इसकी फितरत का ये पहलू बाद में सामने आया, वह ख़तरनाक आदमी है और इसीलिए मैंने तुम्हारे मामले में बहुत एहतियात से काम लिया। इसके लिए मुझे खुद पर भी बहुत जबर करना पड़ा। मैं जानता हूँ फरियाल, और इसीलिए ज़हनी तौर पर मैं बहुत पहले तुम्हारी इश्क ताइब हो गया था। मैं चाहता था कि तुम ज़िंदा रहो और ख़ुद मुझे भी मरने का शौक़ नहीं था। सूरत हाल आज भी वही है। हाँ, मगर अब हमें सूरत हाल को बदलना होगा। सुना तुमने? हाँ सुना, मैंने कहा। लेकिन तुम भी सुन लो कि मैं बहुत कम हिम्मत और बुज़दिल हूँ। मैं ज़रा भी हीरो नहीं हूँ। मुझे मोहब्बत में जान का सौदा कतई मंजूर नहीं है। तुम मुझे कम अकल और बेवकूफ़ भी समझ सकती हो कि मुझे इंतकाल पर मलाल के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। इसने आइसक्रीम के खाली कप को हसरत से देखा। आखिर हम ही क्यों मरे रोमियो? इसलिए कि आज की रिवायत ऐसी ही हैं, मोहब्बत करने वाले ही मरते हैं। आज तक किसी फिल्मी दास्तान इश्क के हीरो ने अपने रकीब रोसिया का मर्डर नहीं किया। ये 21वीं सदी है डार्लिंग। अब चिराग तले नहीं, चिराग के ऊपर अंधेरा होता है। मोहब्बत की रवायात भी बदल गई है। ये काम तुम कर सकते हो। मैंने चौंक के कहा, कौन सा काम? किल दैट बास्टर, इसने सुकून से कहा और आइसक्रीम के कप को बीच की साइड में रखे डस्टबिन में डाल दिया। इसके सिवा चारा नहीं। मैं इसे देखता रहा। वो बिल्कुल संजीदा थी। व्हाट नॉनसेंस रफ़ी, हमारे मिलने की एक ही सूरत है कि इसे दरमियान से हटा दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए या करवा दिया जाए। आखिर वो भी तो यही करेगा ना। जीत के लिए पहल ज़रूरी है। जारियत ही सबसे मौसर दिफा है। इससे पहले कि सांप तुम्हें डसे, उसको मार डालो। मैंने आसमान को देखा। हाँ, इसी तरह हमारी अरवाह का आलम बाला में मिलन हो सकता है। वादा करो कि मुझे फांसी होते ही तुम भी जहर खा के फ़ौरन जान दे दोगी, सही वक्त पर। रफ़ी, फॉर हेवन से सीरियस हूँ मैं। क्यों होगी तुम्हें फांसी? चलो, उम्र कैद हो जाएगी। ऐसा क्यों सोचते हो? पाकिस्तान में किसी को मरवाना कितना आसान है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। बस हिम्मत होनी चाहिए, एक वाज़ह प्लान होना चाहिए, जहानत और पैसा होना चाहिए। क्या चीज़ नहीं है तुम्हारे पास? पुलिस खुद तुम्हारी मदद करेगी। स्टॉप स्टॉप, मैंने धाड़ के कहा। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कुर्बानी इश्क के दावों का वक्त गुजर गया, अब कुछ करने का वक्त आया है। मैंने बेबसी से कहा, तुम पागल हो गई हो सचमुच। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी बात गौर से सुनो रोमियो, मैं तुमसे इसीलिए कह रही हूँ कि तुम मर्द हो। तुम ये काम बेहतर तरीके पर और आसानी से कर सकते हो। आखिर ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया तुमने? तुम इनकार नहीं कर सकते रफ़ीक, तुम करते हो ये काम। तुम जानते हो ये काम कौन लोग करते हैं या कराते थे। इस वक्त किसी को रास्ते से हटाने वालों की मंजिल थी सियासत। इनका जज्बा इतना कौमी था और अपनी ख्वाहिश और तलब की शिद्दत में किसी भी इंतहा तक जाने को ज़रूरी समझते थे। तुम्हारे पास तो ज़्यादा मजबूत और माकूल वजह है। मोहब्बत आज की दुनिया में मांगने से क्या मिलता है? ना आज़ादी, ना इंसाफ और ना अपना हक। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैंने कहा। वो क्या शेर पढ़ते थे तुम अक्सर, विसाले यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं। वाकई इसके लिए आरज़ू से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। महज आरज़ू करने से कोई बादशाह नहीं हुआ, कोई चैम्पियन नहीं बना, किसी को कामयाबी नहीं मिली। सोचो कि ये कांटा दरमियान से कैसे निकाला जा सकता है, ऐसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम कहोगे ये कैसी औरत है जो कत्ल पर उकसा रही है? बिल्कुल यही बात है। मैं तुम्हें उकसा रही हूँ, तुम्हारा हौसला बढ़ा रही हूँ। अपने दुश्मन का खात्मा कर दो, यही शर्त है कामयाबी की। और अगर तुमने फिर भी बुज़दिली दिखाई तो मैं करूँगी ये काम। फरियाल, मुझे सोचने समझने का मौका दो। मेरे पास ना अक्ल है ना तजर्बा। मैं प्लान तो कर सकती हूँ मगर तुम्हारी तरह नहीं। मैंने सुना है कि किराए के कातिल भी होते हैं, असला भी किराए पर मिलता है, मगर मुझे मालूम नहीं कहाँ। अगर तुम पाकिस्तान जा रहे हो तो समझो मैदान जंग है, जहाँ तुम्हें 4 महीने में दुश्मन को निस्तो नाबूद करना है। इसी तरह के तुम पकड़े ना जाओ, ये वाहिद रास्ता है हमारे सामने। तुम मर्द हो, तुमने चूड़ियाँ पहन ली तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं मरूंगी रोमियो, मैं इसे मार के मरूंगी। इंजाम से मैं नहीं डरती, या तुम या मौत। ऐसा मत कहो फरी। मैंने इसे अपनी बाहों में भर लिया। तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी हो। तुम्हें मुझसे कौन छीन सकता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। मैंने इसे चूमता रहा। इतना अरसा बाद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं रही कि मैं किसी और की नहीं हो सकती, किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़िंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये बात अभी सफ्तर सुल्तान मिर्ज़ा नहीं जानता, लेकिन तुम जानते हो कि मैं किस इंतहा तक जा सकती हूँ। जानते हो ना, इसने मुझे झंझोड़ के सवाल किया। 4 महीने हैं तुम्हारे पास, फिर मैं कुछ भी करूँगी। मैंने इकरार में सर हिलाया। लंदन में इसकी आखिरी मुलाकात ने मेरी मोहब्बत को मेरे लिए मकसद हयात बना दिया था, आरज़ू को यकीन में बदल दिया था। अब मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। जो मकसद मेरे वालिदैन ने मेरे सामने रखा था, इसके असबाब अचानक पैदा हुए थे। बज़ाहिर ऐसा ही लगता था, लेकिन मेरी वापसी भी बेसबब नहीं। असबाब कुदरत ने बहुत पहले तय कर दिए थे। एक वक्त पर्दा सामने आ गए
मैंने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। इसने मुस्कुरा के मेरे गाल को चूमा, मैं चली जाऊँगी। इसने मुझे शब बखैर कहा जैसे हमेशा कहती थी। खुदा हाफिज़ या अलविदा नहीं कहा। हम जुदा कब होते हैं? तुम सामने नहीं होते तो ख्यालों में होते हो, ख्वाबों में होते हो। अजीब पागल लड़की थी और इसने अपने पागलपन में मुझे भी असीर कर रखा था। मैं इसे जाता हुआ देखता रहा। मेरे दिल में अब कोई पछतावे की खलिश नहीं थी, कोई मलाल नहीं था। मैं मुतमईन और पुरएतमाद था क्योंकि मेरे पास 4 महीने थे। टैक्सी रुक गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोलकर मुझे याद दिलाया, आपने यही पता बताया था सर। मैं चौंक के नीचे उतरा। थैंक यू सरदार जी, मैंने इसे एक नोट थमाते हुए कहा। ओए बादशाह, इसने कहा, खुला नहीं है। अगर मैं इसकी तलाशी लेता तो इसकी जेब में ऐसे ही 10 नोटों की चेंज बरामद होती, मगर यह बहुत से ड्राइवरों का मखसूस अंदाज था। दाव चल जाए तो वारे नहीं आ रहे। जब मैंने कहा कि प्लीज़ कैप दी चेंज तो इसकी बातचीत खिल गई। जो रकम मैंने छोड़ दी थी वो तकरीबन किराए के बराबर थी। ऐसी फयासी का मुजाहरा अमूमन वही करते थे जो नशे में हों या जुए में सैकड़ों पाउंड जीत गए हों। अल्लाह आपको खुश रखे जी। इसने सैल्यूट के अंदाज में अपनी पगड़ी को छुआ और फरार हो गया, जैसे इसे डर हो कि मेरा इरादा ना बदल जाए। मैं नोट वापस लेकर कहूँ कि 1 मिनट ठहरो, मैं किसी से चेंज लेता हूँ। मेरी लैंड लेडी ने दरवाज़ा खोलते ही बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। इतनी देर से आ रहे हो? पता है वक्त क्या हुआ है? मार्था, अभी 10 बजे हैं। अभी तो कोई भी नहीं आया होगा, सब आते ही होंगे। इसने किचन की तरफ वापस जाते हुए कहा, तुम अभी तक पकाने में लगी हो? मैंने कहा, रफ़ीक ज़रा देखो ये पुलाव कैसा बना है। अब तुम किसी को बताना नहीं, मैंने दोबारा तैयार किया है, पहली दफ़ा ख़राब हो गया था। मैंने हंस के कहा, वो कैसे? अब तो बहुत प्रैक्टिस है तुम्हें, तुम दूसरों को पकाना सिखा सकती हो। तुम वाकई ऐसा समझते हो या मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो? इसने एक कुकिंग पॉट का ढकना हटाया। कुछ किचन पुलाव की खुशबू से भर गया था। मैंने कहा, क्या ज़बरदस्त खुशबू है मार्था, तुम्हारे पुलाव को इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट मिल सकता है। ऐसे नहीं, चख के देखो, क्या ये खाने के काबिल है? इसने खुश होकर मुझे एक चम्मच दिया। ऐसा ना हो तुम्हारे दोस्त भूखे रह जाए मेरी वजह से। मैंने एक चमचा चावल निकाल के चखे। दिस इज़ वंडरफुल मार्था, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये बाज़ार से नहीं आया। क्या बाकी चीज़ें आ गई हैं? इसने खाने की मेज़ की तरफ इशारा किया। सब कुछ आ गया है। मेरा ख्याल है ये सब बहुत ज़्यादा होगा। मुझे बताओ कौन लोग आ रहे हैं, कल कितने लोग होंगे? मैंने इनसे गिन के बताया। तुम सबको जानती हो। इसका मतलब है वो नकचड़ी लड़की नहीं आ रही? लॉर्ड एरनेस्ट की बेटी ईशा। ये कैसे हो सकता है? वो ना आती। वो पहले वो ईशा थी, अब वो आयशा है। और वो नकचड़ी हरगिज़ नहीं है। मार्था ने इसरार किया। वो नकचड़ी है लेकिन वो खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। इसने अपने बाप दादा का मज़हब तर्क कर दिया तुम्हारे लिए। बेशक ये बहुत गुनाह की बात है, लेकिन खुदावंद मसीह इसे माफ़ करेगा। अफसोस कि तुमने फिर भी इससे शादी नहीं की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा, मार्था, क्या तुम जानती हो कि हम 4 शादियां कर सकते हैं? इसकी इजाज़त क्यों है? क्योंकि दिल के 4 खाने होते हैं। मैं एक इसके लिए हमेशा खाली रखूँगा। ओह गॉड, क्या वाकई तुम्हारी 4 बीवियाँ होंगी रफ़ीक? ये तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैंने कहा, क्यों? तुम्हारे भी तो 4 शौहर थे। इसने मेरी कमर पर चमचा मारा। एक वक्त में नहीं बदमाश, इन्हें हमदर्दी होनी चाहिए। ऐसी औरत से जो 3 बार बेवगी का सदमा झेल चुकी है, और अब देखो दिन रात आस्टन की रात देख रही हूँ। क्या पता कब इसे मार्था की याद आए और वो वापस आ जाए। तुम जानते हो मैं कटर रोमन कैथोलिक हूँ, वरना तलाक लेकर अब तक अपनी तन्हाई दूर कर सकती थी। मैंने कहा, मार्था, अब तो सच बता दो, मैं जा रहा हूँ। ऐसा क्या सच? मैंने कहा, तुम कसम ले लो मुझसे, मैं पुलिस को बिल्कुल नहीं बताऊँगा। आश्रम को तुमने कहाँ गायब कर दिया है? कत्ल तो खैर पहले भी 3 को किया था। यू आर शकल। इसने फिर चमचा घुमाया, मगर मैं गोता मार कर निकल गया। मैं बताती हूँ तुम्हें, भेज देती हूँ आश्रम के पास। तुम कभी पाकिस्तान नहीं पहुँचोगे। आश्रम का चौथा शौहर था जिसने सिर्फ 6 महीने मार्था के साथ गुजारे और फिर फरार हो गया। अब पता नहीं ये इसकी खुशकिस्मती थी कि मेरी। वो हम सबको हंस हंस के बताती थी। दरअसल वो बड़ा ही कंजूस था। वो चाहता था कि मैं इसका सारा खर्चा उठाऊं। मैंने कहा कि आस्टन, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि शौहर तुम हो। इसके पास कुछ पैसा था, पता नहीं कितना, लेकिन वो खर्च नहीं करता था। बीमार हो जाते तो दवा तक नहीं लाता था। एक दिन मैंने इसे नोट्स दे दिया कि तुम ऐसे नहीं रह सकते, ये कोई यतीम खाना नहीं है, अपना खर्च तुम्हें देना ही पड़ेगा। और तुम जानते हो मैं क्या चार्ज करती हूँ? एक इजाफी सहूलत तुम्हें मिलेगी कि तुम अपनी बीवी के साथ सो सकते हो अगर वो तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर करे। बस इसके बाद वो चला गया कुछ बताए बगैर। मार्था के पहले शौहर ने इसके साथ 4 साल गुजारे, दूसरे ने 7 साल, तीसरा 9 साल जिंदा रहा। मार्था इन सब को याद करती थी और सबकी अज़दवाजी रफ़ाकत के वाक़यात ऐसे सुनाती थी कि हम सब जो इसके पेइंग गेस्ट थे मार्था को छेड़ते थे। बड़ी ही अलमनाक कहानी से मार्था, तुम गले लगाने के बजाय इन्होंने मौत को गले लगा लिया। हम इनकी जगह होते तो यही करते। वैसे तो हर शौहर इसके लिए कुछ ना कुछ छोड़ के गया था, मगर इसके कहने के मुताबिक दूसरे शौहर की मौत तो एक लॉटरी के टिकट पर 2 इनाम जैसी थी। यह मकान इसी का था जो मेरे लिए सर छुपाने का ठिकाना बना। वो हादसे में मारा गया था।
चुनांचे इंश्योरेंस की रकम भी मुझे दुगनी होकर मिली। हम में से कोई शरारत से पूछता, एक्सीडेंट तुमने कैसे प्लान किया था मार्था? वो हंसती, तुमसे पहले पुलिस के सुराग सांप बहुत सर खपा चुके हैं। बिलाखिर यही साबित हुआ कि इनकी कज़ा आ गई थी। मेरा बिल्कुल कोई कसूर नहीं था। एक अखबार ने आस्टन से मेरी शादी के वक्त खबर लगा दी। अब चौथे की बारी है। मेरे वकील ने इसे नोटिस भेज दिया। 20,000 पाउंड हर जाने का केस था। इसने अदालत के बाहर 5,000 पाउंड देकर अपनी जान छुड़वाई और माफ़ी शाया की। हर वक्त हंसने और हंसाने वाली मिसिस आस्टन का अंदर वाकई एक दुखी औरत थी। इसका अंदाज हर नए पेइंग गेस्ट को इसके घर में कुछ अरसा रहने के बाद होता था। 40 साल की उम्र में वो गोश्त का चलता फिरता पहाड़ बन गई थी और इसका वज़न 250 पाउंड हो चुका था। इसकी उम्र की लाखों औरतें फिट और स्लिम रह के हुस्न शबाब की हिफाजत करके असूलों पर अमल करके 24 साल की जवान लड़की नज़र आने में कामयाब थीं और एक आज़ाद माशरे में खुश रहने के तमाम वाक़े से मुस्तफ़ीद होकर लाइफ को इंजॉय कर रही थी। एक्सरसाइज तो दूर की बात थी, वो घर के अंदर भी कम से कम नकलो हरकत की कायल थी। हज से ज़रूरत के सिवा कहीं आती जाती नहीं थी और हर वक्त कुछ न कुछ खाती रहती थी। मिसिस आस्टन के बजाय मार्था कहलवाना इसे ज़्यादा पसंद था। आमदनी का इसे कोई मसला नहीं था। इसे हुकूमत की तरफ से अलाउंस मिलता था। एक शोहर की इंश्योरेंस की रकम को इसने बचत के एक मुनाफा बख्श स्कीम में लगा रखा था और घर को इसने गेस्ट होम बना लिया था। आमदनी के मुकाबले में इसके अखराजात बहुत कम थे। सब एक साथ बैठते थे तो खाने की मेज़ झूलती थी और फरियाद करती थी, लेकिन वो कारपेंटर को नहीं बुलाती थी। हमें शर्मिंदा करती थी कि तुम कैसे नौजवान लोग हो, किसी दिन वक्त निकाल के इसमें 4 किले नहीं ठोंक सकते। कुर्सियाँ भी पुरानी थी। एक गेस्ट को कुर्सी के पीछे करके झूलने की आदत थी। कुर्सी 2 टांगों पर कब तक जुल्म सहती। एक दिन कुर्सी टूटी तो झूलने वाला पीछे गिरा और इसका सर दीवार पर लगा। थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो गया। हम सब इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए दौड़े, जहाँ डॉक्टर ने इसे 24 घंटे ऑब्जर्वेशन पर रख के वापस भेज दिया कि ख़तरे की कोई बात नहीं। मार्था ने फ़ौरन से नोटिस दे दिया कि कुर्सी तुम्हारी बेहुदा आदत की वजह से टूटी है, इसे फिर काबिल इस्तेमाल बनाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मेरे हाथ रूम का नल का मुसलसल बहता रहा। मार्था ने इसका ये इलाज किया कि टोंटी में एक रबर का प्लग लगा दिया, जब ज़रूरत हो तो रबर निकाल लो। टोंटी बंधने की फजूल खर्ची खैर ज़रूरी है। किफ़ायत शारी और कंजूसी में इसके नज़दीक चंदा फ़र्क ना था। वो हम सबको वक्त ब वक्त लेक्चर देती रहती थी। पैसा बचाओ यंग मैन, दुनिया में अब रिश्ते काम नहीं आते, पैसा काम आता है। पैसा मुश्किल से आता है और आसानी से जाता है, देर से आता है और ठहरता नहीं है। जब ये आए तो इसे पकड़ लो, कैद कर लो, अपना गुलाम बना लो। मार्था के बच्चे नहीं थे। इसकी सारी जिम्मेदारी वो अपने 4 शोहरों पर आयद करती थी। सोचो ज़रा, जब 4 मर्द कुछ नहीं कर सके तो मैं अकेली औरत क्या कर सकती हूँ। मैंने तो बहुत टाइम दिया इन्हें। एक को 4 साल, दूसरे को 7 साल, तीसरा 11 साल कोशिश करता रहा। आश्रम को भी 6 महीने बहरहाल मिले। मेरी माँ कहती थी वो शादी के दूसरे दिन हामला हो गई थी। सिर्फ एक शोहर था मेरी दादी का, 11 बच्चे पैदा किए इसने। अब किस चीज़ का म्यार नहीं रहा, हर चीज़ की कारकर्दगी ख़राब हो गई है। अब तुम इस रेडियो को देखो, दूसरी जंग अजीम के ज़माने का है और सिर्फ एक बार ख़राब हुआ था। चर्चिल तकरीर कर रहा था, अचानक इसकी जगह चूहे की आवाज़ आने लगी, फिर वो भी बंद हो गई। तो मैं तो खौफ से थर थर काँपने लगी कि ज़रूरत जापानियों ने कुछ किया था, बरतानवी वज़ीर आज़म को चूहा बना दिया था या इसकी आवाज़ बदल दी थी। मगर मेरा दूसरा शोहर बहुत बहादुर था। इसने रेडियो को पीछे से खोला और एक अच्छा खासा बड़ा चूहा दुम से पकड़ के निकाल लिया। बेशक इसे चूहे ने करंट भी मारा। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मार्था ने घर में 4 पेइंग गेस्ट रख लिए थे। इस 2 मंजिला घर के ऊपर वाले हिस्से में 3 कमरे थे। किचन और लॉन्ज मिला के इसने चौथा कमरा बनाया। ऊपर 2 बाथरूम थे, एक को इसने टॉयलेट बना दिया और दूसरे को वॉशरूम। आखिर क्या ज़रूरत है सबको एक साथ टॉयलेट इस्तेमाल करने की। अपनी आदतें दुरुस्त करो। जो पहले उठता है या जैसे पहले जाना हुआ उससे पहले ही मौका दिया जाए, वरना आधा घंटा पहले ही उठ जाओ। पीछे वो खुद रहती थी। एक लॉन्ग रूम था जहाँ थोड़ा बहुत वक्त सब ही गुजार रहते थे। वहाँ टीवी नहीं था। वो कहती थी कि टीवी देखना है तो अपने कमरे में रखो। एक टीवी पर सब अपनी पसंद के प्रोग्राम नहीं देख सकते। अखबार पढ़ना है, म्यूज़िक सुनना है, सब अपने कमरे में। यहाँ बैठो तो गपशप करो। गेस्ट होम के मुस्तकिल बासी 4 थे जो आमतौर पर नौजवान तालिबे इल्म होते थे। इंडियन और पाकिस्तानी तलबा अक्सर इसके पास पुराने हवालों से आते थे और मायूस जाते थे। इसकी एक वजह तो ये थी कि सिर्फ 100 पाउंड में वो जितनी सहूलतें देती थी, इतनी इस ज़माने में लंदन जैसे शहर में 150 पाउंड में भी नहीं मिल सकती थी। दूसरी वजह ये थी कि वो अपने गेस्ट हाउस को फैमिली होम कहती थी और इसमें एक घर जैसा माहौल रखने की कायल थी। वो पैसे की नहीं, मोहब्बत की भूखी थी। वो सब नौजवानों का ख्याल किसी माँ की तरह रखती थी और बदले में ये चाहती थी कि इसे माँ जैसी इज्जत और तवज्जो मिले। कोई इसे झूठ ना बोले, इसे बेवकूफ़ ना बनाते। कभी कभार इसकी डांट टपड़ भी सुन ले और शराफत से रहे। जाहिर है ऐसी सोच सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के आम घरों से आने वाले लड़कों की हो सकती है। यूरोपीय ममालिक से आने वाली ऐसे ख़ानदानी इक़्तिदार को समझ नहीं सकते जिसमें बुज़ुर्ग इन्हें बालिग मानते हुए इन्हें खुली छुट्टी दे दें और
इनके अखलाक व किरदार की निगरानी से दस्तबरदार हो जाएं। मार्था लड़कियों की भी जगह नहीं देती थी। नहीं भाई, मैं मुश्किल में पड़ना नहीं चाहती। एक लड़की होगी तो इसके 3 आशिक तो यहीं मौजूद होंगे। मैं किस किस पर नज़र रखूँगी? इनकी आपस में रकाबत होगी तो झगड़ा होगा, खून खराबा भी हो सकता है। फिर वो बाहर से किसी का बच्चा ले आई पेट में तो मैं क्या मिडवाइफ बनूंगी इसकी? एक ईरानी नौजवान साले ने एक बार बड़ी कोशिश की कि खाला होने वाले एक कमरा इसकी बहन को मिल जाए। वो इसकी नेक चलने की ज़मानत देने और इसकी निगरानी की जिम्मेदारी भी कबूल करने को तैयार था, मगर मार्था के असूल बहुत सख्त थे। वो तुम्हारी बहन है, बाकी सबकी बहन नहीं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। इसने साफ इनकार कर दिया। साले सख्त मायूस हुआ। इसके बाप ने शाह ईरान के खिलाफ इनकलाब में खमीनी का साथ दिया था, मगर वो भाई बहन अब खमीनी का तख्ता उलट के तेहरान को फिर पेरिस बनाना चाहते थे। वो साबिक शाह परस्तों किसी तहरीक के सरगर्म रुकन थे जो सब मगरब परस्ती के अलमबरदार थे। इस तहरीक को यूरोप और अमेरिका से हमायत और माली इमदाद भी फराहम होती थी, मगर इन्हें पासदारान इनकलाब के डर से छुप कर रहना पड़ता था। मैं इसके साथ 2 साल से था। जब मैं आया तो इसने मेरा बहुत सख्त इंटरव्यू लिया था। किसी ने भेजा है तुम्हें? मैंने कहा शाह मोहम्मद ने। जब वो तालिब इल्म था तो 2 साल यहाँ रहा था। अमेरिका में वो मेरा रूममेट था। तुम्हारे पास इतना अच्छा जॉब है, तुम ज़्यादा पैसे खर्च करने किसी होटल या किराए के अपार्टमेंट में भी रह सकते हो। अगर तुम 5 स्टार हो तो अच्छी बात है, मगर मार्था का गेस्ट होम तुम्हें क्यों पसंद है? मैंने कहा क्योंकि यहाँ सब एक फ़ैमिली की तरह रहते हैं और मैं अपनी फ़ैमिली को बहुत मिस करता हूँ, खुसूसन अपनी माँ को। ये आखिरी जुमला कारगर हो गया। मुझे पहले ही बता दिया गया था। अब मार्था ने गेस्ट होम के क़वायद ज़वाबित बताना शुरू किए। मैं कटर वुमन कैथोलिक और मजहबी हूँ। मैं भी 5 वक्त पर नमाज़ पढ़ता हूँ। शराब तो नहीं पीते। मैंने अपने कानों को हाथ लगाया। तोबा तोबा, रातों को गायब तो नहीं रहते। ना मैं जादूगर हूँ ना मैं भूत। इसने मुझे डांटा। मैं आधी रात के बाद किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती। कोई बात नहीं, मैं खिड़की के रास्ते आ जाऊँगा, पाइप से चढ़ के दूसरी चाबी बनवा लूँगा। मेरा मतलब है कभी ऐसा हुआ तो। वैसे मैं 10 बजे सो जाता हूँ। कभी कभार की कोई बात नहीं। इसने इत्मीनान का सांस लिया। यहाँ तुम जुआ नहीं खेल सकते, गर्ल फ्रेंड्स नहीं आ सकती, मगर सिर्फ वीकेंड पर। इनसे तुम सिर्फ लॉन्ग रूम में मिल सकते हो, इन्हें कमरे में नहीं ले जा सकते। रात को कमरे में कोई मेहमान नहीं ठहर सकता सिवाय तुम्हारे माँ बाप के। अगर कभी वो लंदन आएँ तो तुम मुझे पहले से बताओगे। सिगरेट पियो मगर बाहर। जाहिर है इतनी पाबंदियों के साथ रहना हर एक के बस की बात नहीं होती। आमतौर पर एशियाई मुसलमान इस टेस्ट में पास हो जाते थे, लेकिन जो कमरा मिला इसमें 4 साल तक अब एक बांग्लादेशी राजन चक्रवर्ती रहा था। मार्था इसे बहुत याद करती थी। ही वॉज ए परफेक्ट जेंटलमैन। अब ये बात मजाक बन गई थी। हर नामाकूलियत के मुजाहरे पर हम एक दूसरे को याद दिलाते रहते थे कि तुम एक परफेक्ट जेंटलमैन नहीं हो। मेरे अलावा वहाँ हैदराबाद दक्कन का अब्बास हैदर था जो BBC में मुलाजिम था। वो ज़हीन और इनकलाबी सोच रखने वाला शख्स मुल्क कौम, रंग व नस्ल और मजहब व मिल्लत की किसी हदबंदी को अमलन कबूल नहीं करता था। क्या ये काफ़ी नहीं कि हम एक ही वक्त में जीने वाले इंसान हैं जो एक दूसरे को जानते हैं और मानते हैं? मगर इस रोशन ख्याल, रोशन ज़मीर के साथ जो हुआ ऐसा ही था जैसे खुशबुआं का सौदागर किसी गटर में डूब के मर जाए। वो रात को प्रोग्राम करके लौट रहा था। किसी नशे में धत 4 नस्ल परस्त कंजों ने यानी स्किन हेड्स ने घेर लिया। इस सलाह पसंद और नरम खुद आदमी ने जान छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की। 1 और 4 का कोई मुकाबला न था। इनके पास फौलादी जंजीरें थी और बाजुओं की वर्जिश में काम आने वाले स्प्रिंग वार डंडे थे। इन्होंने मार मार के इसे पिलपला कर दिया। मार्था आज भी इसे याद करके रोती थी। ईरानी नसाज साले ने बड़ी कोशिश की कि खाली होने वाला कमरा इसकी बहन को मिल जाए, मगर इसमें बिलाखिर दिल्ली का कंप्यूटर इंजीनियर मुर्शिद आया। जहनी तौर पर वो खुद भी एक कंप्यूटर था। इसकी किसी से दोस्ती नहीं थी और वो कमरे में अपना सारा वक्त कंप्यूटर के सामने गुजारता था। हम सब इसे कंप्यूटर साहब कहते थे। मेरी ज़्यादा दोस्ती पाकिस्तानी डॉक्टर बशीर चौधरी से रही थी जो मेरी तरह लाहौर का रहने वाला था। वो न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइज करने आया था, लेकिन वो तबाह रंगीन मजाज था और लंदन के रोमान परवर माहौल में ऐसा गुम हो गया था कि न इसे डिग्री लेने की फ़िक्र थी न वापस जाने की। वो यारबाश, हर वक्त खुश रहने वाला, ज़ोर ज़ोर से कह के लगाने वाला, शौकीन मिजाज आदमी था और बैका वक्त 1 दर्जन इश्क चलाता था। तो इनमें से निस्फ नौजवान तरहदार लड़कियां होती थीं। इनके लंच, डिनर और तहाइफ के अखराजात पूरे करने के लिए वो कुछ इश्क खुद से दुगनी उम्र की भैया बदसूरत औरतों से भी करता था जो दौलतमंद हो। जब मैंने अपनी रवानगी का ऐलान किया तो हमेशा की तरह मार्था का सदमे से बुरा हाल हो गया। वो तबन इतनी नेक दिल और हमदर्द औरत थी कि सिवाय कंप्यूटर साहब के हम सब इसे अपनी हर बात इसी तरह बता देते थे जैसे अपनी माँ को बताते। इसमें एक खूबी राजदारी की भी थी। चुनाचे वो मेरे तमाम हालात से बाखबर थी। वो मेरे और फरियाल के सारे मामला जानती थी। गेस्ट होम के किसी भी साथी के सामने मैंने कभी फरियाल का नाम भी नहीं लिया था। चुनाचे वो समझते थे कि दिल लगी के लिए मैं भी मौसम के हिसाब से गर्लफ्रेंड्स बदलता रहता हूँ, लेकिन
लॉर्ड्स एरेंस की दौलतमंद, मगरूर और इंतहाई हसीन बेटी ईशा के साथ मेरा बड़ा जानलेवा किस्म का अफेयर है, वरना वो इतना बड़ा कदम कैसे उठाती। मेरी खातिर वो माँ बाप का घर, ऐशो इशरत की ज़िंदगी, अपना मजहब और मुल्क सब छोड़ने पर तैयार थी। पहले तो मार्था ने मुझे रोकने के लिए जज्बाती दलाइल का सहारा लिया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो रफ़ीक, एक फ़लसफ़ी का कौल है कि हम पैदा होकर सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैंने कहा मजाक मत करो। जिस हवेली और जागीर की खातिर तुम वापस जा रहे हो, मैंने कहा इस बयान में तहसील ज़रूरी है। मैं वालदान के हुक्म पर वापस जा रहा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का क्या होगा? कौन दोनों? रफ़ीक, वापस जाकर तुम फरियाल से शादी नहीं कर सकते। वो जो तुम्हारा दुश्मन है ना मिर्ज़ा, वो तुम्हें मर्डर कर देगा। ऐसा ही करना चाहिए इसे असूलन। मैंने कहा फरियाल से तुम यहाँ शादी कर सकते हो, लंदन में इसकी बदमाशी नहीं चल सकती। हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? लाखों पाकिस्तानी ऐसे ही रहते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करो तुमको शोहरियत का मसला दरपेश हो, तो सबसे आसान हल के इस लॉर्ड की बेटी आयशा से शादी कर लो और बरतानवी शहरी होने के बाद फरियाल से शादी कर लो। एक चैन रिएक्शन के तौर पर इसे भी बरतानिया की शोहरत हासिल हो जाएगी। तुम भी कैसी बातें करती हो, जब तुम्हारे मज़हब में एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त है। ऐसा करना होता मार्था डार्लिंग तो 2 साल पहले कर चुका होता। जब मैंने तुम्हें देखा था तो पहली नज़र में तुम पर फरीज़ा हो गया था। इसने एकदम मेरा कान पकड़ लिया। मैं सीरियस बात कर रही हूँ और तुम मजाक कर रहा है। मैंने वावेला किया, अरे मेरा कान निकल जाएगा, इसीलिए सुनता था। मैं दूसरा तो सुनकर अड़ने के लिए कहता था। इसने मेरा कान छोड़ दिया। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ रफ़ीक, मुझे तुम्हारे फादर से बात करनी होगी। मैंने कान हिला के कहा, कोई फ़ायदा नहीं, वो बहरे हैं, सिर्फ अपने मतलब की बात सुनते हैं। इनको सोचना चाहिए तुमको जिस मुजरिमों के गिरोह से निकाल के बाहर भेजा था, अब वो पहले से ज़्यादा ताकतवर बने, ये तुमने ही बताया था मुझे। पुराने आसेब कभी पीछा नहीं छोड़ते। तुम खुशकिस्मत थे कि जान बचाने में कामयाब रहे थे। क्या गारंटी है इसकी कि जब तुम वापस जाओगे तो वो फिर तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे? वो बात पुरानी हो गई, पुराने लोग मर खप गए। मेरा अब इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। रिस्क ना होने के बराबर है, मगर है क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की? हमारे वालिदैन को यहाँ आके सेटल हो जाना चाहिए। ये जो हवेली और जागीर मिली है इन्हें, इसे बेच दें और सारा पैसा लेकर यहाँ आ जाएं, जहाँ एक शानदार मुस्तकबिल है। अगर वो तुम्हारी नहीं सुनते तो मैं बात करूँगी इनसे हवाले और दलील से। ये 7 समंदर पार की कार इसे मेरे 3 माह के किराए से ज़्यादा महंगी पड़ी और रहेगा गई। जज्बात के आगे दलील वैसे भी कौन सुनता है? फ़ोन रख के वो रोने लगी। कोई नहीं सुनता मेरी। मैं होती भी कौन हूँ तुम्हें रोकने वाली? क्या हक़ है मेरा तुम पर? मैंने इसे गले लगा के बहुत तसल्ली दी। ऐसा मत कहो मार्था, यहाँ तुमने मुझे माँ जैसी मोहब्बत दी, हालांकि मैं एक अजनबी था। रफ़ीक, माई सन, यू और मार्था को भुला मत देना। मुझे ख़त लिखते रहना और फ़ोन ज़रूर करना। क्रिसमस पर और नए साल पर मुझे विश ज़रूर करना। मेरी बर्थडे याद है ना तुम्हें? कार्ड भेजना मत भूलना। ये ईमेल वगैरह मैं नहीं जानती। खूबसूरत कार्ड भेजना, मैं इन्हें संभाल के रखूँगी। और हाँ, मरने से पहले एक बार मुझसे ज़रूर मिलने आना। मैंने कहा मार्था, ऐसी बातें मत करो, मैं ज़रूर आऊँगा। सब ऐसा ही कहते थे तो चले गए। सिर्फ राजन चक्रवर्ती वादे का पक्का साबित हुआ। ही वॉज अ परफेक्ट जेंटलमैन। तुम भी अच्छे लड़के हो रफ़ीक। अपनी शादी की तस्वीरें ज़रूर भेजना मुझे, बल्कि वीडियो फिल्म। शादी के बाद अपनी बेगम को मुझसे मिलवाने ज़रूर लाना, हो सके तो बाद में अपने बच्चों को भी। मैंने कहा मैं तुम्हें अपनी शादी में ज़रूर बुलवाऊँगा। फरियाल बहुत प्यारी लड़की है। मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। खुदावंद यसु मसीह तुम्हारी मुश्किलात दूर करेगा। खैर, बहुत दिल चाहता है किसी धूमधाम वाली शादी में शिरकत करूँ, इसे देखूँ। वो लाल ब्राइडल ड्रेस में हाथों पर मेहंदी लगा के और ढेर सारा जेवर पहन के कैसी लगती है। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ अपने दूसरे बच्चों को छोड़ के? वो क्या करेंगे मेरे बगैर? कौन ख्याल रखेगा इनका? अब मेरी रवानगी का वक्त आ गया था। मार्था सख्त उदास थी, लेकिन पहले की तरह इसने मुझे भी खुशदिली से रुखसत करने के लिए एक अलविदाई पार्टी का बंदोबस्त किया था। इसके साथ रहने वाले कभी कभी शौकिया अपने इलाके की कोई रवायती डिश तैयार करते थे। इनमें से कोई माहिर न था, मगर लंदन आकर सब पकाने लगते हैं। लाहौर का चौधरी बशीर मछली फ्राई करता था तो कहता था, ले भाई मासी, अपने लाहौर का पता है ना? जॉर्ज बुश ने और कोई अनान ने भी इधर मछली खाई, इधर मजंग चौंगी में तो क्या कहा, वाकई लाहौर लाहौर है। अपना एक हम नाम है इधर बशीर। क्या मछली बनाता है मासी? बंदे को लाइन में लगना पड़ता है। तुम्हारा शहजादा चार्ल्स जाए तो इसे भी बारी से मिलेगी। और लाइन पता है किधर तक जाती है? अपने नीले गुंबद तक। नीले गुंबद तक का पता है ना? ब्लू डोम। तो मासी मार्था ने मैंने उस्ताद बशीर आबदर अलमाही के गोडे पकड़ लिए। गोडे यानी घुटने। इसी तरह मैंने कहा, उस्ताद जब तक मछली के मसाले का नुस्खा नहीं बताओगे, नुस्खा वो नहीं जो हम जैसे डॉक्टर लिखते हैं, फार्मूला, तब तक छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी इधर बैठा हूँ आपके साथ। लो जी, गोडे छुड़ाता तो वो खुद घर कैसे जाता? इसने कहा कि अच्छा, इधर ला अपना कान। मेरे कान में नुस्खा बता के मुझे कसम दी, बहुत बड़ी, एक के मरते दम तक नुस्खा किसी पर जाहिर नहीं करूँगा, अपनी घर वाली पर भी नहीं। औरत ज़ात जैसे हमल नहीं छुपा सकती, ऐसी बात नहीं छुपा सकती। मैंने कहा, उस्ताद जी, अपने प्योदा पुत्र नहीं जो मैं पुलिस को भी मुझसे पूछ सके। बेशक तेरा नंबर से वो रोज़ सुबह शाम चित्रोल करें। चित्रोल का पता है ना? अब्बास हैदर से हर शख्स कहता था कि हैदराबादी बैंगन खिलाओ किसी रोज़।
इसे अंडा उबालना भी नहीं आता था। करना खुदा का यूँ हुआ कि लंदन में ही इसका एक हैदराबादी खातून से अफेयर हो गया। इन्होंने और कुछ सिखाया ही नहीं मगर हैदराबादी बैंगन पकाना सिखा दिए। और बार बार की प्रैक्टिस के बाद अब्बास हैदर ने अपना शुमार माहिरीन में करना शुरू कर दिया। एक फ़ौरन एक बंगाल फांस ली और रसगुल्ले भी अच्छे बनाने लगा। ज़िंदगी ने दफ़ा न की कि किसी दिल्ली वाले से कौरमा और कराची वाले से सिंधी बिरयानी के अलावा बहुत कुछ सीखना इसके प्रोग्राम में शामिल था। कहता था यार खामखा इल्म के चक्कर में पढ़ के साफ़ी बने, दौलत के चक्कर में बावर्ची बनना आसान था। आज लंदन में अपना कोई रेस्टोरेंट होता। मुर्शद ने सिर्फ एक बार गज़ब का कौरमा बनाया और फिर कह दिया था कि आइंदा जिसे बनाना हो नुस्खा और तरीका कंप्यूटर पर देख ले। पहले अमेरिका और अब लंदन में मुझे चिकन पुलाव में एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई थी। ये अजीब बात थी कि लंदन में सब कुछ इसी तरह मिलता था जैसे लाहौर, दिल्ली या कराची में, बल्कि क्वालिटी में भी बेहतरीन। लेकिन इसके बावजूद जो अपने हाथ से पका के खाने का शौक़ सबको था ना, शायद इस तरह वो घर के पक्के खाने से वाबस्ता अपनायत के एहसास को ताज़ा करते थे। होटलों में खाना हम सब की माशरत में आज भी अपने घर के ना होने की खलिश जगाता था। जायके से ज़्यादा ये सुकून, गरूर और एतमाद व इत्मीनान की बात थी जो अपनी कार में बैठने वाले को मिलता है, टैक्सी में सफ़र करने वाले को नहीं। सिर्फ ईरानी नौजवान सालेह बिल्कुल निकम्मा था। वो कुछ भी नहीं पका सकता था मगर खाने में सबसे आगे रहता था। मामलात, काम, ओवन शरई हदूद को पहले बहुत अबूर कर चुका था। ज़ाहिर है इसका आज के ईरान में गुजारा मुमकिन न था और मुझे इसके ख्वाबों का इनकलाब महज खुद फरीबी नज़र आता था। मार्था ने हम सब से कुछ ना कुछ सीखा था और अलविदाई दावत में वो खुद इंडियन खाने बनाती थी। हम इन्हें पाकिस्तानी करार देते थे। बहुत सी दूसरी बातों की तरह ये बात भी इसकी समझ में नहीं आती थी। तुम लोगों की ज़ुबान, एक लिबास, एक खाने, वही मौसीकी, वही सिर्फ मज़हब अलग थे, तो तुम लोग लड़ते क्यों हो? यहाँ तो नहीं लड़ते, ये ज़ाहिर है। ये बात आसानी से इसकी समझ में आने वाली नहीं थी, चुनांचे हम मजाक में डाल देते थे। मैंने अपने 7 दोस्तों को मदऊ किया था। इनमें से 3 लड़कियां थीं। इतने लोगों के लिए खाना बनाना अकेली मार्था के बस की बात नहीं थी। वो सिर्फ चिकन पुलाव बना रही थी। बाकी चीज़ें मैंने एक मशहूर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से मंगवाई थी। किचन से निकल के इसने कुर्सी पर गिरते हुए अपना पसीना साफ़ किया। ओह गॉड, मैं कितनी थक गई हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है सब तैयार है। मैंने कहा मार्था डार्लिंग, जाओ अब तुम खुद तैयार हो जाओ। और बॉय, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं वो मुज़हका खेज़ लिबास कैसे पहनूंगी। इसने फरियाद की। मैंने कहा आखिर तुम साड़ी बांधना जानती हो? वो तो बस 6 गज सीधा कपड़ा है, मैं लपेट लेती हूँ किसी न किसी तरह। इसका टॉप तो ठीक है ना, लेकिन नीचे का हिस्सा क्या बोलते हैं इसको? गैरीगिरी। मैंने हंस के कहा गरारी। वो तो अजीब चीज़ है, जैसे 2 स्कर्ट जोड़ दिए हो जाए, एक दाएं टांग के लिए एक बाएं टांग के लिए। हाउसली। मैंने कहा मार्था, ये ब्राइडल ड्रेस है, हमारी दुल्हनें पहनती हैं। मेरी शादी होगी तो दुल्हन पहनेगी। मेरी माँ ने और इससे पहले दादी ने भी यही पहना था। डोंट कॉल इट सिली। कितनी अच्छी लगती है हमारी दुल्हनें। तुमने वीडियो फिल्में देखी हैं? इतना लंबा क्यों होता है? क्या ख्याल है मैं कैंची लेकर इसे नीचे से काट ना दूँ? मुझे डर है कहीं पैर उलझ गया तो मैं मुंह के बल गिरूंगी। मैंने कहा जो अरूसी लिबास तुम्हारी दुल्हनें पहनती हैं और तुमने भी पहना होगा, वो कितना लंबा होता है? वो मुज़हका खेज़ नहीं लगता तुम्हें? डायना का ड्रेस देखा था? वो खुद पादरी के पास पहुंच गई थी, लेकिन इसके ड्रेस का पिछला हिस्सा चर्च के वस्त में था। रफ़ीक, मैं दुल्हन नहीं हूँ। ज़रा इसका शौक लाल रंग देखो। लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग खुश होंगे। सब बच्चे हैं तुम्हारे, फिर तुम्हारे साथ तस्वीरें बनाएंगे। मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो सबको दिखाऊँगा। मैंने सबको बता दिया है कि मेरी फरमाइश पर तुम ये लिबास पहन रही हो। तुमने मेरी माँ की शादी वाली तस्वीर देखी है ना, जिसमें मेरे फादर भी गले में फूल डाले खड़े हैं। इनके चेहरे कहाँ नज़र आ रहे थे? सर के सामने फूलों की चादर लटकी हुई थी। मैंने कहा इसे हम सेहरा कहते हैं। इन्होंने शादी के 25 साल बाद अपनी शादी की सिल्वर जुबली पर वही लिबास फिर पहना था। कैसे पहना था? मार्था ने एतराज़ किया। वो तो बहुत छोटा पड़ा होगा। मैंने कहा यह वाकई अजीब बात हुई। मेरी माँ शादी के वक्त कुछ मोटी थी, अब स्लिम है। अब्बा थोड़ा सा पहले फैले थे, शेरवानी में फंस गए। तकरीब के मेहमान जितने खुश थे इतने हैरान। बाद में अब्बा को शेरवानी से रिहाई मिली। उन्होंने कहा कि मेरा सांस बंद हो चुका था। नाउ गो। ओके। सुनी, वो हिम्मत करके उठी। तुम्हारा हेयर स्टाइल मैं बनाऊंगा और फिर दुपट्टा समेट करूंगा। इसने बेबसी से हाथ हिलाए कि अब हो जो हो सो हो। मैं अपने कपड़े बदल चुका था। जब घंटी बजी और मैंने अपने पहले मेहमान में जोड़े को अंदर ले आया, वो मेरे साथ काम करने वाले मिसिस और मिसिस एलियट थे। जब इनका इश्क चल रहा था तो वो मिस्टर और मिसिस एलियट कहलाते थे। बज़ाहिर मोहब्बत के सिवा इनमें कोई कदर मुश्तरक न थी। जापानी नसात सोशी देखने में एक सीधी सादी नाजुक अंदाम लड़की थी, मगर इसके पास मार्केटिंग के शोबे का शानदार तजर्बा था। जापानी अपनी असल उम्र से बहुत कम के नज़र आते थे। सोशी अगर ख़ुद को 22-24 का बताती तो लोग यकीन करते, मगर इसकी उम्र 34 साल थी, जो इसने कभी नहीं छुपाई थी। इसके पास फ्रांस की सोबोर्न यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट थी। 2 साल से इसने एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया था। फिर
इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस बनाने वाली एक कंपनी के साथ 6 साल गुजारे। असूली इख्तलाफ की बिना पर इस्तीफ़ा दिया, लेकिन हरीफ कंपनी में दुगनी तनख्वाह का अहदा भी असूल परस्ती की वजह से कबूल नहीं किया। अब वो इसी कंपनी में मार्केटिंग के शोबे के डायरेक्टर थी, जहाँ मैं 2 साल गुजार चुका था। मैं इसका मातहत था और मिस्टर एलियट मेरे मातहत थे। मिस्टर एलियट भी खामोश तबा और अपने काम से काम रखने वाले आदमी थे। इनके इश्क की किसी को खबर भी ना हुई। वो ऑफिस से बाहर लोगों को एक साथ लंच और डिनर करते नजर आए तो बात खुली। इन्होंने बड़ी सादगी से एतराफ़ कर लिया वे एक दूसरे को पसंद करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। एक दिन इन्होंने किसी को बताए बगैर शादी कर ली और इससे अगले दिन मामूल के मुताबिक ऑफिस आए। मुझे इसकी सादगी और साफ़गोई बहुत पसंद थी। वो खूबसूरत भी थी और खुश इखलाक भी। ऐसी सलाहियत और इतने अच्छे ओहदे की मालिक कोई और लड़की होती तो इसका दिमाग ख़राब हो जाता। वो किसी से सीधे मुँह बात ना करती। मैं बहुत सी इंडियन और पाकिस्तानी लड़कियों को जानता था जो मामूली ओहदों पर तरक्की करने के बाद किसी की खातिर खा में नहीं लाती थी। जब मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने ऐसे खामोशी से शादी क्यों की तो इसने कहा कि इसमें ढोल पीटने वाली कौन सी बात थी। हनीमून के सवाल पर इसने कहा कि वो काम छोड़ कर तो नहीं जा सकते, जब इनकी सालाना छुट्टियां मिलें तो चले जाएंगे। तबन मिस्टर एलियट एक दरवेश थे, कनात पसंद, पुरसकून, ईमानदार और सबसे खैर ख्वाह। इनकी बीवी में मुझे एक मिसाली मशरकी औरत के तमाम औसाफ नज़र आते थे। मैंने इन्हें बिठा के दरमियान में ड्रिंक्स रखे। मैं कुछ मार्था की मदद करना चाहता हूँ, मैंने माजरत करते हुए कहा। इसी वक्त अंदर से मार्था के चलाने की आवाज़ आने लगी। वो न जाने किस पर खफा हो रही थी। क्या मतलब है आखिर तुम्हारा इस फजूल बात से? क्या चाहते हो तुम? देखो यहाँ कोई डरने वाला नहीं है तुमसे बदमाश। मैं अभी बताती हूँ पुलिस को। जब मैं गया तो इसने फ़ोन का रिसीवर रख दिया। वो गरारा सूट पहन चुकी थी। कुछ इस लिबास का असर था कि मार्था के चेहरे पर लाली दिखाई देती थी तो कुछ गुस्से का। मुझे इसकी आंखों में फ़िक्र तदद्दुद के साथ खौफ की परछाइयाँ भी नजर आईं। मैंने इसका हाथ थाम लिया। वो बिल्कुल ठंडा था। व्हाट इज़ रॉन्ग मार्था? क्या तुमने फिर आस्टन का भूत देख लिया है? ये कॉल किसने की थी? तुम्हारे किसी साहब शोहर ने? और डियर, वो कांपती आवाज़ में बोली, कोई मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक नहीं कर सकता। वो बहुत सीरियस था। ये वाकई बड़े परेशानी की बात थी। मैंने कहा क्या हुआ मुझे बताओ, किसने फ़ोन किया था? मालूम नहीं, दैट बास्टर्स। इसने नाम नहीं बताया अपना। मैंने फ़ोन का बटन दबा कर देखा, इस पर कॉल करने वाले का नंबर मौजूद था। ये तो किसी फ़ोन बूथ का नंबर है गालिबन। मार्था ने सर हिलाया। जब मैंने इसे पुलिस को बताने की धमकी दी तो वो हंसा था। इससे कॉल ट्रेस होने का कोई डर नहीं था। क्या कहा इसने तुमसे? वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। रास्कल धमकी दे रहा था। मैंने कहा पुरसुकून हो जाओ मार्था, मुझे बताओ क्या धमकी दी इसने? इसने मुझसे पूछा कि रफ़ीक आज किससे मिलने गया था। मैंने कहा कि मुझे क्या मालूम बाहर कौन किससे मिलता है, ना कोई मुझे बता के जाता है। तुम क्यों पूछ रहे हो? सही जवाब दिया तुमने। इसने पूछा कि वो क्या किसी लड़की के साथ गया था? और गया वो एक पाकिस्तानी लड़की थी। मैंने कहा कि यहाँ से वो अकेला गया था, लेकिन इन सवालात का मकसद क्या है? इसने कहा कि झूठ मत बोल कातिल बुढ़िया, हम सब जानते हैं। ओ गॉड, ऐसा कहा था उसने तुमसे? मैंने कहा कि तुमको शर्म आनी चाहिए। फ़ोन पर मुझे गालियाँ और धमकियाँ दे रहे हो। मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ और तुम जानते हो, तुम फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मार्था की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसके सर को सीने से लगा के तबका। वो बदमाश नशे में होंगे मार्था, इनकी बात को अहमियत मत दो, टेक इट ईजी। नहीं रफ़ीक, वो नशे में बिल्कुल नहीं थे और 2 थे। पीछे दूसरा मुसलसल बकवास कर रहा था। इसने कहा इस चुड़ैल से पूछो कि वो किसी लड़की के साथ नहीं गया था। इसका मतलब है इन्हें कुछ मालूम नहीं था। मैंने पूछा कि कौन लड़की? यहाँ से वो अकेला गया था, लेकिन वो इसरार करता रहा कि रफ़ीक के साथ एक पाकिस्तानी लड़की थी। ज़रूर वो तुम्हारी और फरियाल की बात कर रहा था। क्या तुम इसके साथ थे? मैंने इकरार में सर हिलाया। लेकिन वो मेरे साथ नहीं गई थी। वो टावर ब्रिज पर मुझसे मिलने आई थी और वहाँ इसके साथ कोई भी नहीं था। अगर कोई होता तो मैं ज़रूर देखता। मैं वहाँ 1 घंटे पहले से मौजूद था। मैं रेस्टोरेंट के अंदर था और मैंने शीशों में से देखा था। वो अपनी गाड़ी भी नहीं लाई थी। वो इसकी टैक्सी के ताक़ुब में होंगे। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो घर से अपनी पाकिस्तानी दोस्त डॉक्टर शाइस्ता के क्लिनिक गई थी। अगर कोई इसके पीछे जाता तो यही समझता कि वो मशवरे के लिए आई है। डॉक्टर शाइस्ता से इसने गाड़ी ली और अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी। फिर किसी ने इसे डॉक्टर की गाड़ी में बैठे देखा होगा? नहीं, इसकी कार अपने घर के गैराज में होती है और इसके स्याह शीशे हैं। कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि गाड़ी कौन चला रहा है। वो खुद तो इस वक्त मरीज़ों को देखती है, हाँ, मगर कार इसके शोहर या इसके बच्चों में से कोई ले सकता है। ये किसी को शक नहीं हो सकता कि एक मरीज़ा गाड़ी ले गई। और मालूम है इसने क्या कहा? मार्था बेहद खौफजदा थी और कांप रही थी। इसने पूछा कि तुम्हारा पेइंग गेस्ट कब वापस जा रहा है? मैंने कहा कि सुबह तो वो इसे मैंने कहा सुबह तो वो बोला कि इसे कहना सुबह ज़रूर वापस पाकिस्तान चला जाए अपने पैरों पर चल के, वरना हम इसे ताबूत में रवाना करेंगे। इसका साइज़ हमारे पास है। ओ माय गॉड, वो सीरियस था। फिर तो हमें ज़रूर पुलिस को बताना चाहिए। ये कत्ल की धमकी है। इसने कहा ठहर जा रफ़ीक, अभी तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, वो भी अपसेट होंगे। डोंट स्पाइल दी फन। पुलिस आएगी तो फिर ज़ाब्ते की पूरी कार्रवाई होगी। वो सबका बयान लेगी। अलविदाई तकरीब गलत हो जाएगी।